Hello dear students, welcome to MK Legal Shiksha the way of learning. Dear students, CRPC 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। देखिए क्रिमिनल मैनुअल जो है हमारा CRPC, ये जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं सबको गवर्न करता है। तो आज इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे कि कोई भी जब ऑफेंस होता है तो उसकी सबसे पहली स्टेज क्या आएगी। प्री ट्रायल स्टेज में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज पूरी बात हम करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस घंटी को भी दबा लें, जिससे जो नए इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे ना वो आपसे मिस ना हो। आज हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीजर, CRPC में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं। देखिए जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 ऑफ CRPC में सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक आपका इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रावधान दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन डिफाइन कहाँ की गई है, ये सेक्शन 2 के H में डिफाइन की गई है। आई आता आई से जस्ट पहले H। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए CRPC में इन्वेस्टिगेशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। CRPC में उन सारी प्रोसीडिंग को इंक्लूड करता है इन्वेस्टिगेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस के कलेक्शन के लिए कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। ये चीज यही क्लियर कर दी इस डेफिनेशन ने कि यानी कि पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन करता है, और बाय एनी पर्सन, या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, बट वो मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, अदर देन मैजिस्ट्रेट। इस लाइन पे जरूर ध्यान दे लें, ही इज अदर देन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता है भाई। और जो एनी पर्सन है ना, ये व्यक्ति जो है ये ऑथराइज होना चाहिए किसके द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा। यानी कि जब 190 में कंप्लेन आती है या 156(3) में जब मैजिस्ट्रेट के पास जाती है तो मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जरूरी नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर हो। तो यानी कि ये जो व्यक्ति एनी पर्सन लिखा है ये ऑथराइज होना चाहिए। और ये डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है, सेक्शन 2H। एक तो ये देखिए यहाँ से आपका एक इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन गया है कि इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, MCQ तैयार हो गया हमारा। MCQ के बाद आपको ये जरूर याद करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। ये उन सारी प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड करती है जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए की जाती हैं। यानी कि इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। भाई एविडेंस कलेक्ट करके तभी तो हम उस ऑफेंस को आगे ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल आगे चला सकते हैं, कन्विक्शन या एक्विटल तभी मिल सकता है। दैट्स वाई इट इज ए प्री ट्रायल प्रोसेस। क्या है ये, प्री ट्रायल प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन आपको समझ में आ गया। देखिए CRPC में अगर हम इसको डिवाइड करें तो CRPC में आप इसका डिवीजन ऐसे कर सकते हैं कि एक इसमें प्री ट्रायल होता है, एक ड्यूरिंग ट्रायल होता है और एक पोस्ट ट्रायल होता है। यानी कि कुछ आपका काम होता है जो ट्रायल से पहले होता है, कुछ ट्रायल के दौरान होता है, कुछ ट्रायल के बाद होता है। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन तो ट्रायल से पहले होगी, यानी कि पुलिस वहां पे आ जाएगी रोल में। इन्वेस्टिगेशन आपकी पुलिस कर सकती है और इंक्वायरी जो है आपकी वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी, पुलिस करेगी। ट्रायल में होता है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, ड्यूरिंग कोर्ट एविडेंस कैसे लिया जाएगा, किस तरह से एक्यूज के लिए इशू प्रोसेस होगा, ये सब ट्रायल के दौरान होगा। पोस्ट ट्रायल के बाद अपील की जा सकती है, और जो फर्दर उसके ट्रायल के बाद की जितनी प्रोसीजर्स दिए गए CRPC में वो आफ्टर ट्रायल आ जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन इज अ पार्ट ऑफ प्री ट्रायल प्रोसेस। अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी उससे पहले CRPC में हमने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बात की थी तो हमने एक बेसिक चैप्टर को समझा था।
सीआरपीसी हमने एक बेसिक चैप्टर की बात की थी कि देखिए मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ए, ये एक व्यक्ति है बेचारा ए, इसके साथ कुछ क्राइम करके भाग जाता है बी, सी, मल्टीपल हो सकते हैं, कोई 2-3 व्यक्ति थे बदमाश, ये लोग कुछ क्राइम करके भाग जाते हैं, ये एक्यूज्ड है, दीज आर। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे जिसके साथ हुआ है, ये विक्टिम हो जाएगा। आपको पता है कि हमेशा क्रिमिनल केसेस में विक्टिम की साइड से पार्टी कौन होता है, स्टेट होता है। चलिए सब, अब विक्टिम के साथ एक्यूज ने क्या किया, ऑफेंस हुआ, तो सबसे पहला स्टेप क्या आया, यहाँ पे ऑफेंस आ गया। अब ऑफेंस आ गया तो विक्टिम कहाँ जाएगा, सबसे पहले विक्टिम देगा इंफॉर्मेशन, क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा, पुलिस को देगा। ये पुलिस को बताएगा कि कुछ ऐसा हो गया, यानी कि बात आ जाती है एफआईआर की। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो 154 में, नॉन कॉग्निजेबल होगा तो 155 में पुलिस वाला उसे मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। अब इंफॉर्मेशन 3 तरह से देगा। देखिए अगर मान लीजिए पुलिस वाला नहीं सुनता है तो एसपी के पास जा सकता है, यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो ही कैन गो फॉर न कंप्लेन, कंप्लेन कर देगा वो मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट भी यहाँ रोल में आ जाता है। 190 में वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। अब इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है पुलिस वाले को और उसे लगता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इन दैट केस ही स्टार्ट हिज इन्वेस्टिगेशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन आपकी कहां पे आती है। इन्वेस्टिगेशन आती है और अगर जज साहब कराएंगे तो क्या हो गया, कंप्लेन पे होगी तो क्या होगी, यहीं पे इसी की पैरेलल स्टेज में हो सकती है इंक्वायरी। अब जब इन्वेस्टिगेशन आ जाती है तो 173 के अकॉर्डिंग चालान पेश किया जाता है, जिसे आप देसी भाषा में कहते हैं कि चालान पेश कर दिया, यानी कि पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे दे दी जाती है। पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट क्या करता है, ट्रायल शुरू करता है। उसके ट्रायल शुरू होने के बाद उस पर एविडेंस लिया जाता है। एविडेंस जब ले लिया जाएगा तो भाई एविडेंस लेने के बाद उसको या तो कन्विक्ट किया जाएगा या फिर एक्विटल दिया जाएगा, यानी कि पनिशमेंट डिसाइड होगी। पनिशमेंट डिसाइड होने के बाद इंडिविजुअल के पास बच जाता है कौन सा राइट, अपील करने का राइट, यानी कि पोस्ट ट्रायल, और उसके बाद आ जाता है आपका एग्जीक्यूशन। जगह स्पेस थोड़ा कम था तो इसको हम अपनी जगह अच्छे से बना ले। ये आपका पूरा का पूरा एक क्रिमिनल केस का सिंपल प्रोसीजर। हालांकि सब चीजें इसमें कवर नहीं है, लेकिन बिल्कुल अगर देसी व्यक्ति को समझाएं तो विदेशी आदमी से समझ जाएगा कि क्रिमिनल केस में क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसके बारे में। इसका प्रावधान दिया गया 154 से लेकर के 176 तक, जहां पुलिस का पूरा काम है। तो चलते हैं और उसको समझते हैं। सो इन सीआरपीसी ऑफेंस के बाद सबसे पहला काम हमने कहा था कि क्या होगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन कॉग्निजेबल केसेस। आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं। आई होप इसमें तो आपको डाउट होगा ही नहीं। कॉग्निजेबल केसेस कहाँ डिफाइन है, 2 ऑफ सी में डिफाइन है, और नॉन कॉग्निजेबल 2 ऑफ एल में डिफाइन ऑफ सीआरपीसी। कॉग्निजेबल केस वहाँ होता है जब पुलिस वाला बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के भी कॉग्निजेंस ले सकता है। इसको इस तरह से याद रखिए, यानी कि विदाउट वारंट वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ही नीड अ वारंट, उसे वारंट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना वारंट के अरेस्ट वो नहीं कर सकता। तो जो सेक्शन 154 है इसको हम देखते हैं। देखिए चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा। तो 154 जो है ये एफआईआर की बात हम करता है। इसके लिए हमें पूरा वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आपको आई बटन में भी दिखाई दे रहा होगा कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस मीन्स एफआईआर।
एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, एफआईआर होती क्या है, कैसे एफआईआर लिखी जाएगी, इसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो 154 पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस किए, बस मोटा सा इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एफआईआर का जो सेक्शन 154 है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, तो यहाँ पे क्या है कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इन्फॉर्मेशन देती है वो दी जाती है पुलिस वाले को। और ये कैसे दी जा सकती है, इट मे बी ओरली और इट मे बी रिटन। ये ओरली भी दी जा सकती है और ये आपकी रिटन भी हो सकती है, दोनों फॉर्मेट में वो हो सकती है। अगर ओरली दी जाती है तो पुलिस अफसर जो है, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो एसएचओ साहब हैं, वो क्या करेंगे, उसको रिटन में लिखवाएंगे, या तो खुद लिखेंगे या अपने किसी जूनियर अफसर से लिखवाएंगे और उस पर उसके साइन लिए जाएंगे रिटन में होने के बाद। एवरी इंफॉर्मेशन relating to the commission of cognizable offence if given orally to an officer in charge of police station shall be reduced in writing by him or under his direction and to be read over to the informant को पढ़ के सुनाई जाएगी। and every such information, चाहे वो उसने orally दी है या उसने रिटर्न में दी है, जो लिखी गई है वो shall be signed by the person giving। जो इन्फॉर्मेंट है, जो व्यक्ति आया है देने के लिए, वो उसे साइन करेगा। एंड सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी इंटर्ड इन द बुक। और एक एफआईआर रजिस्टर होता है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट जिस फॉर्मेट में चाहेगी उस एफआईआर रजिस्टर के अंदर वो उसकी इंफॉर्मेशन को लिखेगा। अब एक प्रोवाइजो दे दिया यहाँ पे। प्रोवाइजो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब इंसर्ट किया गया, तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में ये इंसर्ट किया गया था। यहाँ पे है कि अगर इंफॉर्मेशन देने वाली कोई महिला है जिसके खिलाफ 326A 326B, अच्छा जब भी ऐसे आते हैं तो इनको नोट करें अपने साथ साथ मिनट में। ये क्या आता है, 326 आपका एसिड थ्रो के केसेस होते हैं और 326B में अटेम्प्ट टू थ्रो द एसिड। 354 मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, 354A B C D वोयरिज्म, स्टॉकिंग, 376 रेप के जितने केसेस आ जाते हैं A B C D E, 509। तो इन सारे के सारे केसेस के अंदर अगर कोई महिला है इन्फॉर्मेंट, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दैट शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको नोट कर सकती है। दूसरा एक फर्दर प्रोवाइजो इसमें क्या दिया गया कि इन द इवेंट दैट पर्सन अगेंस्ट हुम अंडर द सेक्शन 354, 54A B C D और 376 के जितने हैं उनमें और 509 में और 5PC, ये जो सेक्शन है ये IPC के हैं। तो इनमें अगर वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, मान लीजिए वो परमानेंटली या टेम्परेरीली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर वो डिसेबल है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना भाई, उससे वो FIR लिखवाने के लिए उसे पुलिस स्टेशन नहीं आना। सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस अफसर एट द रेजिडेंस ऑफ पर्सन सीकिंग रिपोर्ट ऑफ सच ऑफेंस। उसके व्यक्ति के घर पर या जिस ऐसे किसी जगह पे जहाँ वो व्यक्ति कन्वीनियंट हो, वहीं पे उसकी FIR लिखी जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और साथ ही साथ क्या होगा, ये इस केस में जहाँ पे फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, इन दैट केस ये रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। इन्फॉर्मेशन की वीडियोग्राफी भी होगी। पुलिस अफसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड। भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास 164 के जो बयान होंगे ना 164 के अकॉर्डिंग, वो भी करवाना पुलिस वाले की जिम्मेदारी है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये होगा सब सेक्शन 1 जो बताता है कि FIR कैसे लिखी जाती है। सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई कॉपी, बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि आप लीगल फील्ड में हैं कि कॉपी मिलेगी FIR की, पैसे तो नहीं लेगा पुलिस वाला? नहीं लेगा। कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपने FIR लिखवाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी इन्फॉर्मेंट। ये पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो देगा, देना ही देना है उसको।
अब मान लीजिए किसी वजह से पुलिस वाला मना कर दे तो क्या कर देते हैं भाई, रिफ्यूज़ कर दिया है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने, SHO ने बोला कि मैं नहीं लिखूंगा। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट टू दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट को हम वहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका SP होगा। अगर SP सेटिस्फाइड होता है कि भाई वहाँ पे जो है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को, क्या तो खुद कर सकता है या डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। तो 154 में आपने समझ लिया कि FIR कैसे की जाएगी, लेकिन 154 बात करता है कॉग्निजेबल केसेस की। इन केस अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो क्या होगा, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन 155 में जाएगी। जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन SHO को, फॉर द कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन, उसके पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में कि कोई वहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में वो क्या करेगा, उसमें भी वो मना नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन तो लिखेगा, तो क्या FIR नहीं लिखेगा, लिखेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का एक रजिस्टर रहता है वहाँ पे। ये फॉर्मेट कैसा हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस टाइप का होना चाहिए। तो वहाँ पे वो रजिस्टर करेगा और इन्फॉर्मेंट को क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, मैजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में चले जाओ, इसमें मैं मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए कि, तो आप वहाँ चले जाइए। कोई भी पुलिस अफसर, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। यानी कोई ऐसा मैजिस्ट्रेट जो उस केस को ट्राई कर सकता है, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो उसके आदेश के बिना कोई भी पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। एनी पुलिस अफसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर। अब मान लीजिए अभी जब मैजिस्ट्रेट साहब उसको ऑर्डर दे देते हैं, तो जो कॉग्निजेबल में यानी कि 154 में उसकी पावर थी, वो सारी की सारी पावर पुलिस वाले के पास आ जाएंगी। यानी कि किसी को विटनेस को बुला सकता है पर्सनल अपीयरेंस के लिए, कहीं पे जा सकता है, चेक कर सकता है, लेकिन एक पावर नहीं रहेगी, ये जो ध्यान देने की बात है उसके पास, वी हैव ऑल द पावर्स ऑफ 154 एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना। एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केस, यानी कि 154 में जो पावर रहती है वो यहाँ भी रहेंगी, एक्सेप्ट वारंट आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर। ये ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर। एंड वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल। ये देखिए, ये चीज़ ना बहुत बार पूछी जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे डाउट रहता है कि इस केस में क्या होगा, तो इसको नोट कर लें। देखिए ज़रूर, मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक कोई ऑफेंस है और उनमें से कम कोई एक ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल हो गया है, तो जो पूरा का पूरा केस है ना भाई, वो कॉग्निजेबल ही समझा जाएगा, चाहे बाकी के नॉन कॉग्निजेबल क्यों ना हो। क्लियर हो गई आपको ये बात? ये यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है ये, प्लीज़ नोट डाउन दिस। यहाँ तक तो हमने समझा कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे और कैसे क्या लेंगे। अभी देखिए 156 आपको बताता है, ये बताता है पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन दी कॉग्निजेबल केस। भाई 154 में आपने FIR तो लिखवा दी, अब FIR लिखवाने के बाद पुलिस वाले के पास क्या क्या पावर रहेंगी, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उसकी पावर्स के बारे में 156 में बताया गया है। तो 156 क्या कहता है, देखिए, कोई भी पुलिस अफसर जो है इंचार्ज, पुलिस इंचार्ज SHO बोलते हैं, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। देखिए हम 155 में बात कर रहे थे कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, यहाँ कॉग्निजेबल केस में उसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए उसको ऑर्डर, उसके बिना भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है।
एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 13। ये देखिए अब भाई किस कोर्ट का जुरिडिक्शन रहेगा, ये हम चैप्टर 13 में पढ़ते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि कोई भी SHO साहब विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निजेबल केस को ही कर सकता है इन्वेस्टिगेट, नॉन कॉग्निजेबल को नहीं कर सकता। विच अ कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर लोकल एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ विच स्टेशन शुड पावर टू इंक्वायर इन टू ट्राई द प्रोविजन अंडर चैप्टर 13। देखिए चैप्टर 13 आपके किस बारे में बात करता है? चैप्टर 13 आपको बताता है सेक्शन 177 से लेके 189 तक, और ये बताता है आपको कि जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन द इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स क्या रहेगा, भाई कौन से कोर्ट का क्या वहाँ पे जुरिडिक्शन है, उसके बारे में इसने बताया है। इसके बाद कहता है सब सेक्शन 2 में कि नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। भाई पुलिस वाले को ने इन्वेस्टिगेट कर लिया बिना पर उसके मजिस्ट्रेट की परमिशन के, तो भैया उसको आगे तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं थी इन्वेस्टिगेट करने की, इस बात को लेके उससे सवाल जवाब नहीं किए जा सकते, उसकी बात पे सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता उसकी इन्वेस्टिगेशन पे। एनी मैजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190। अब देखिए, अब मान लीजिए जैसे हमने कहा था कि पुलिस वाले ने नहीं लिखी, SP को भेजा उसने भी नहीं लिखी, तो 190 में अगर कोई कंप्लेन या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैजिस्ट्रेट साहब को जिसके पास जुरिडिक्शन है, तो वो आदेश दे सकता है पुलिस को कि इन्वेस्टिगेट करो भाई। तो 156(3) आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे पुलिस मैजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन मिलने पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि 2 केस लॉ हम जरूर डिस्कस कर लेते हैं। अभी केस लॉ देखिए, यहाँ पे 156 के हम केस लॉ डिस्कस करेंगे। 156 ऑफ CRPC। एक केस आया था M सुब्रमण्यम स्वामी को कौन नहीं जानता है, एंड अनदर्स वर्सेस S जानकी एंड अनदर्स। ये बिल्कुल रिसेंट का केस है, मैं इस केस को इसलिए यहाँ डिस्कस करना चाहता था, ये इसी साल का केस है, इस केस को जरूर नोट कर लें। इस केस में हुआ क्या था हम वो भी बात कर लेते हैं। हमने कहा अभी कि भाई 156 के 3 में मैजिस्ट्रेट अंडर 190 ऑफ CRPC ये आदेश जारी कर सकता है पुलिस को कि इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) द मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द FIR टू बी रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन टू बी टेकन प्लेस। ये यहाँ पे क्लियर कर दिया था कोर्ट ने कि अगर कोई एप्लीकेशन जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट इफ एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 देन द मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द FIR टू बी रजिस्टर्ड। FIR रजिस्टर की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ये इस देखिए जो रिसेंट के केस लॉज होते हैं उनको पढ़ते रहिए कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। अब यहीं पे एक दूसरा केस लॉ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद यासूफ वर्सेस अफक जॉन, ये 2006 का केस है, 631। इस केस में क्या कहा, द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले, कोई भी कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन में, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन
अंडर दी सेक्शन 156 of 3. If he does so, he should not consider the complainant's oath. अगर वो देखिए, हम जब कंप्लेंट पढ़ते हैं तो देखो ये मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट को ओथ पे लेते हैं। अगर ओरली बोला जाता है तो ओथ पे लेते हैं, रिटर्न में देता है तो नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर ओरली भी बोला जाता है और अगर वो 156(3) में वो करवाता है तो कंप्लेनेंट की ओथ नहीं ली जाती है, बिकॉज ही वॉज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस देयर, क्योंकि उसने पुलिस वाले के पास ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे अपेक्स कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया था दैट इवन इफ FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड। देखिए हमने अभी सुब्रमण्यम वाले केस में क्या देखा था कि भाई FIR रजिस्टर की जानी चाहिए। इस केस में क्या है कि अगर FIR रजिस्टर हो चुकी है, यहाँ पे FIR जो है आपकी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, FIR यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड पुलिस हैव मेड द इन्वेस्टिगेशन और इज मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही ढंग से। पुलिस दिखा तो रही है कि इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, लेकिन पुलिस सेटिस्फाइड नहीं है। तो भाई वो व्यक्ति जो है, इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए FIR रजिस्टर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति था उसको लगा कि नहीं भाई ये पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई 156(3) में वो मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है एग्रीव्ड पर्सन। और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक डायरेक्ट ऑर्डर पास कर सकता है, या जो अप्रोप्रिएट एक्शन वो लेना चाहे ले सकता है। ये इस केस आपके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इन दोनों केसेस को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाते हैं। आपने 156 के दोनों केसेस को देखा, दोनों के दोनों केसेस जो M सुब्रमण्यम वाले हैं वो तो अभी का है, 2020 का ही केस है, और 2006 वाला जो मोहम्मद यूसुफ का केस है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2006 वाला मोहम्मद यूसुफ वाला केस है वहाँ पे FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। तो FIR रजिस्टर होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी क्या 156(3) में एग्रीव्ड पार्टी जा सकती है मजिस्ट्रेट के पास? तो इस केस में क्लियर किया था अपेक्स कोर्ट ने कि हाँ बिल्कुल जा सकती है। चलिए 157 देख लेते हैं कि अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, पावर तो थी, अब प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो 157 बात करता है। देखिए 157 क्या कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है पुलिस वाले को, सबसे पहले एक व्यक्ति जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, और यहाँ पे OIC ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इनको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, A के द्वारा, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इनको लगता है कि हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एम्पावर हो जाते हैं। 156 ने इनको पावर दे दी है कि वो इमीडिएट अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें उसमें। एंड ही विल सेंड अ रिपोर्ट, यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा 158 में एक रिपोर्ट भेजी जाती है। 156 में जो पावर मिली थी उसका प्रोसीजर 157 में है, और 157 में जैसे ही वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट भाई इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा इमीडिएटली टू दी मैजिस्ट्रेट जिसका वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा, और ये 158 में भेजी जाएगी। सारे सेक्शन इंटरलिंक हैं आपस में, देखिएगा। इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रीजन टू सस्पेक्ट, भाई ज़रूरी नहीं कि उसे इन्फॉर्मेशन ही मिले, विक्टिम ही आगे दे, पुलिस वाला खुद भी FIR कर सकता है अगर उसे किसी भी तरह से पता लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और उसके लिए वो एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 156 ऑफ CRPC टू इन्वेस्टिगेट। और वो 156 में एम्पावर है टू इन्वेस्टिगेट इन दैट ऑफेंस, ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। भाई ऐसे मैजिस्ट्रेट को वो तुरंत एक रिपोर्ट भेजेगा, फोर्थविथ होता है तत्काल एक रिपोर्ट भेजेगा मैजिस्ट्रेट साहब को, जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कैसे भेजेगा? या तो वो खुद जाएगा भाई, या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट व्यक्ति के द्वारा।
shall proceed in person or shall depute one of its subordinate officer not being below the such rank। भाई जिसको भेजा कम से कम, ऐसा थोड़ी है कोई भी जज साहब को इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो मिनिमम किस रैंक का होना चाहिए, एसआई होना चाहिए तो या कौन होना चाहिए, एएसआई हो सकता है, हवलदार हो सकता है, ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल बनाती है, किसे, या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहार। टू प्रोसीड टू दी स्पॉट, उसको आदेश देगा कि वो तुरंत वहाँ पर जाए जहाँ पे ये हुआ है। एंड इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इफ नेसेसरी टू टेक द मेजर और द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। वहाँ पर जाए और हालात को देखे, एविडेंस को ले और ऑफेंडर को अरेस्ट करे। प्रोवाइजो देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम। अगर मान लो भाई बाय नेम एफआईआर कर दी गई है किसी की, और केस जो वो ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है वहाँ पे, तो पुलिस वाला तुरंत नहीं वहाँ पे जाएगा और ना ही किसी को भेजेगा। कहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑन दी स्पॉट, जहाँ पे वो ऑफेंस हुआ है। और अगर पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। तो आप कहेंगे कि तो पुलिस वाले की मर्जी हो गई। नहीं, ऐसे मर्जी नहीं होगी। नहीं, उसके लिए भाई एक प्रोवाइजो डाला गया। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई 2008 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में ग्राउंड डाला गया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim in the place of her choice as far as practicable by woman police officer in the presence of her parents, guardian, near relative, social worker। ये डाला गया था महिलाओं के लिए। अगर किसी के साथ कुछ रेप की घटना ऐसे हुई है तो उस महिला का उसके घर पर ही जाके बयान लेना है, वहीं पे जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है और पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही लेनी है, और उसके गार्जियन, सोशल वर्कर सोसाइटी के या रिलेटिव्स की प्रेजेंस में लेनी है। अकेली से पूछताछ नहीं करनी है। अभी आपने कहा था कि भाई पुलिस वाले ने तो कहा कि कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है तो मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, मर्जी है उसकी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी केस जो क्लोज ए और क्लोज बी, यहाँ हमने जो बात की ना, क्लोज ए और क्लोज बी में कुछ आता है तो वहाँ पे क्या है, ऑफिसर इंचार्ज को अपना एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि भाई वो पूरा वहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, और उसे रीज़न लिखना पड़ेगा। भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे आप तो अपनी रिपोर्ट में रीज़न मेंशन कीजिए और कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म कीजिए। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मैनर प्रोवाइड किया है, आपको बताया है जो तरीका, उस माध्यम से कंप्लेनेंट को बताइए कि मैं आपके केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? ये उसके रीज़न से, ये उसको बताना पड़ेगा। तो भैया नहीं करोगे तो कोर्ट चला जाएगा, रीज़न सही नहीं होंगे तो पुलिस वाले की, तो फिर कोर्ट तो आप जानते हैं पुलिस के साथ 36 का आंकड़ा रखता है अपना। अब देखिए हमने 157 के सब सेक्शन 1 में बात की थी कि वो मैजिस्ट्रेट साहब को एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब वो रिपोर्ट कैसे भेजेगा? ये कौन सी रिपोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है? जो 157 के 1 में हमने बात की थी, ये उस रिपोर्ट की बात कर रहा है कि एवरी रिपोर्ट सेंट टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 57 सेल इफ स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर अफसर। हो सकता है भाई वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हो कि डीएसपी के थ्रू जाएंगी, एसपी के थ्रू जाएंगी, जिस तरह का भी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वैसे सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जाएंगी बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर, जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो। और जो वो सुपीरियर ऑफिसर है वो क्या है, जो भी रिपोर्ट को पढ़ने वाले इंस्ट्रक्शन देनी होगी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ को इंस्ट्रक्शन देगा और विदाउट डिले मैजिस्ट्रेट के पास उसे पहुंचा देगा रिपोर्ट को कि जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, इसमें हमारी पुलिस स्टेशन सो एंड सो पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन वहाँ पे इनको अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट के पास पहुँच जाएगी। तो देखिए 154 में आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखी, 156 ने आपको एम्पावर कर दिया,
157 में आप प्रोसीजर में आ गए, आप ऑन द स्पॉट खुद पहुंच गए, आपने अपने सबॉर्डिनेट को पहुंचा दिया, आपने एक रिपोर्ट भी भेज दी मैजिस्ट्रेट को। रिपोर्ट कैसे पहुंची? 158 के तहत थ्रू दी सुपीरियर ऑफिसर एज डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और मैजिस्ट्रेट साहब के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अभी 159 कहता है कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब देखिए, जब इंक्वायरी वर्ड जहाँ पे आ गया है, ये चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ इंक्वायरी वर्ड आ गया ना वहाँ मैजिस्ट्रेट इन्वॉल्व हो गया, इतना याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी इंक्वायरी आ जाता है, यानी कि 158 की रिपोर्ट पहुंची, आप मैजिस्ट्रेट थे, आपके पास रिपोर्ट आई 158 की कि जी ऐसे ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, तो आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि भाई तुम उससे अगर कोई उचित लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करो तो वैसा बोलेगा। अगर उसे लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो अपने से जूनियर किसी भी मैजिस्ट्रेट को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे सकता है कि तुम इस केस में पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, और जैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी इन्वेस्टिगेशन होल्ड हो जाएगी। और उसे लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, तो वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है उस केस को। तीन ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट इन 158, 159 में जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यही तो लिखा है यहाँ पे कि सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? जो 158 में आपको मिली थी, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इफ ही थिंक्स फिट, को वो कहेगा कि जी इन्वेस्टिगेशन करो। डिप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, सेकंड बात प्रोसीड टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू, भाई अपने जूनियर को बोलेगा कि इसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, या बोलेगा डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइड इन दिस कोड, सीआरपीसी के हिसाब से केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको? अभी 157 पे हम एक केस लो देखते हैं। देखिए, हमने 157, 158 और 159 इनको एक साथ पढ़ना है, ये याद रखिएगा हमेशा। केस था आलाचीना अप्पा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या था कि जो टर्म है फोर्थ विद, 157 के 1 में हमने कहा था कि एक टर्म यूज हुई थी, इस टर्म को हमने कहा था फोर्थ विद, कहा था ना, यानी कि तत्काल वो रिपोर्ट भेजेगा मैजिस्ट्रेट को। तो भैया फोर्थ विद का क्या मतलब निकाला जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट वुड अनडाउटली मीन विद इन आर रीजनेबल टाइम। भाई फोर्थ विद तत्काल तो ऐसा हो गया ना कि एकदम से वो हैरी पॉटर वाली छड़ी हो जानी चाहिए कि तुरंत पहुंच जाए, नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने बेरेक्ट में लिख लें इस केस लो को, कि फोर्थ विद का मतलब है विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड विदाउट अनरीजनेबल डिले। कि कोर्ट ने कितनी अच्छी बात यहाँ पे कह दी है कि ये भाई आपको विद इन रीजनेबल टाइम एंड विदाउट अनरीजनेबल डिले, ये इस केस ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में क्लियर कर दिया था। एंड इफ एनी डिले इज बीइंग कॉज्ड इन सेंडिंग द रिपोर्ट, अगर कोई भी डिले किया जाता है, इट शुड बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। अगर डिले हो गया तो भैया आपको प्रॉपरली रीज़न बताना पड़ेगा पुलिस वाले को कि क्यों डिले हुआ, उसका रीज़न भी रिपोर्ट में उसको बताना ही बताना है। मैं कहता हूँ 159 तक इसको एक बार पढ़िए। 159 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन क्या होती है ये समझ में आ जाएगा। अभी 160 से लेकर के इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो 160 में किसी विटनेस को बुलाएगा, 161 में वो किस तरह से बयान लिखेगा, अपने पास सबकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, ठीक है।
162 में क्या होगा हम उसके बारे में पढ़े। तो अभी अप टू 176 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि एक क्योस जनरेट ना हो आपके माइंड में। आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि 159 तक एक बार इसको अच्छे से समझिए। थोड़ा सा छोटे छोटे वीडियोज़ में समझेंगे जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो 160 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। देखिए चाहे तो हम सारा ये एक में भी क्लियर कर सकते थे कि वीडियो में, बट सो दैट कि आपके माइंड में बर्डन ना हो, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, हम इसे इन्वेस्टिगेशन को 2 पार्ट में बना रहे हैं। ये पहला पार्ट आपका हो गया है सेक्शन 154 से लेकर के सेक्शन 159 तक ही हम कहेंगे, क्योंकि 160 से हम कल कवर करना शुरू करेंगे और 160 से 176 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाएगा। पहले आप एक इस वीडियो को देखिए और समझिए और मुझे बताइए कि आपको इन्वेस्टिगेशन का ये पहले वाला पार्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।